बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अब से पहले लगभग 1100 लोगों की शख्सियत के अंदर मैं इंटरव्यू ले चुका हूं तरह तरह के, लेकिन ऐसा इंटरव्यू जो आप लोगों के सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये पहली बार है। पहली बार इसलिए कि शख्सियत के अंदर जब कभी भी मैंने साक्षात्कार लिया तब किसी एक व्यक्ति की शख्सियत को सामने रख कर लिया, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो शख्सियत मेरे आसपास बैठी हुई हैं और मैं उनका एक साथ इंटरव्यू ले रहा हूं। अब आप पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंटरव्यू तो लिया जा सकता है, दो शख्स हैं, दो शख्सियत है तो क्या दिक्कत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुशी की बात है कि जो मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं वो पति हैं और जो इस तरफ बैठी हुई हैं वो इनकी पत्नी है। जाहिर है कि दोनों का एक साथ शख्सियत बन जाना, दो शख्सों का एक साथ एक दिशा एक क्षेत्र में शख्सियत बन जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सबसे पहले सुधीर तोमर साहब का स्वागत करता हूं। सुधीर तोमर साहब जो हैं वो सोफिया स्कूल के अंदर फिजिक्स के अंदर हैं और साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षक हैं और इस तरफ जो मेरे बैठी हुई हैं वो हैं श्रीमती मुकेश तोमर जो आपकी पत्नी हैं और राजकीय मंगलचंद सकलेचा मीरशाली स्कूल के अंदर आप प्रधानाचार्य हैं। अब आपको मैं जानकारी दूंगा कि ये शख्सियत कैसे बनी। एक मामूली सा अध्यापिका क्या समाज को इतना बड़ा दिशा निर्देशक बन सकती हैं, इतनी बड़ी कि उनको शख्सियत मान लिया जाए। जो मेरे पास बैठे हुए हैं सुधीर तोमर साहब, उनके बारे में मैं बता दूं कि आप छोटे मोटे शिक्षक नहीं हैं। वैसे तो गुरुदेव जो गुरु होता है वो सबसे बड़ा शिक्षक जो होता है सबसे बड़ा गुरु होता है और उसकी गुरु की महिमा अपार होती है, लेकिन इन गुरु की आधुनिक टीचर्स जिस समय पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिस तरीके से चल रही है उसमें एक गुरु का सम्मान समाज करे, सरकार करे, शिक्षा जगत करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि आपको 2011 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला जो कि अजमेर के अंदर गिने चुने लोगों को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर इससे बड़ी बात ये हुई कि उनको एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल अवार्ड भी बैंकॉक के अंदर 2013 में दिया गया, यानी श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में। आप 2 बार जिला स्तरीय पुरस्कार 2012 और 2024 में ले चुके हैं। अब इन्होंने किस किस तरीके से क्या क्या किया जिसकी वजह से इनको इस दिशा में इतनी उपलब्धियां मिली, ये मैं बातचीत के दौरान बताऊंगा। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं इतना बता सकता हूं कि डॉक्टर श्रीमती मुकेश तोमर जो हैं उनको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2018 में मिला। 4 बार जिला स्तरीय पुरस्कार 2013, 2017, 2018, 2023 में आप प्राप्त कर चुके हैं। ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, भामाशाह प्रेरक संभाग स्तरीय पुरस्कार 2015 में मिला। चलिए, ये तो हुई इनके इंट्रोडक्शन की बात। अब सवालों के जरिए इनसे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप तोमर साहब आप अजमेर से रिलेटेड नहीं हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा अजमेर में नहीं हुई है, राजस्थान में नहीं हुई है, आप बाहर से आए हैं, आयातित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सत्य है कि मैं भारत का वासी हूँ जी, और भारत का वासी हिंदुस्तान के हर कोने में अपना घर ढूंढता है जी, और उसका होता है जी। आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से उसी तरह जुड़े जिस तरह मैं अजमेर से जुड़ा हूँ जी। बात यह है कि मैं 12वीं कक्षा तक अपने पिता के साथ, मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी में, उनके साथ पढ़ा और उसके पश्चात सन 86 में 12वीं पूरी करने के बाद मेरा एडमिशन अजमेर के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि तब क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था, वहाँ बीएससी बीएड कोर्स के लिए हुआ। वो 4 वर्षीय कोर्स पूरा करने के बाद मैंने, उस समय हिंदुस्तान में सिर्फ 4 ही बीएससी बीएड के कॉलेज थे जो एनसीईआरटी के कॉलेज हैं, और उस समय एमएससी जो है वो सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पर एक ही क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में थी जो मैसूर में था। वहाँ ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता था। मैंने एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस टेस्ट दिया, मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ और मैंने अपनी सन 1990 से 1992 तक जो एमएससी फिजिक्स की शिक्षा दीक्षा थी वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटका से प्राप्त की। उसके पश्चात वापस एंट्रेंस टेस्ट दिया। मेरा जेएनयू दिल्ली में एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन हुआ था बीएससी बीएड करने के बाद ही। मैं पिता की तरह सोशियोलॉजी विभाग में जाना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि लाइन मत बदलो,
जब तुमने शिक्षक बनना तय किया है तो उसी के बनो जिसकी तुमने तैयारी बचपन से की है। बीएससी बीएड जब तुमने किया है तो एमएससी भी करो। तो मैंने एमएससी एड की, उसके बाद फिर एमएड में एडमिशन लिया। इस दौरान मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो शिक्षा पहले पूरी करो। और मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हुए एमएससी एमएड जब मैं हो गया 1993 में, तो उस समय मेरा अपॉइंटमेंट रोजगार कार्यालय के माध्यम से सोफिया स्कूल अजमेर में हुआ। अजमेर में अपॉइंटमेंट होने के लगभग 6 माह बाद, क्योंकि मैंने 93 में ही पढ़ाई के साथ साथ नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, और उस ज़माने में नेट बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि सन 90 में ही यूजीसी नेट की शुरुआत हुई थी जी। और 93 में मैंने पहले ही अटेम्प्ट में नेट क्लियर किया। मेरा कॉलेज एजुकेशन में अपॉइंटमेंट हुआ 94 में। मैं सोफिया स्कूल में पढ़ा रहा था, और कॉलेज एजुकेशन मेरा अपॉइंटमेंट सरदार शहर में हुआ। जब मैं जाने लगा तो मेरे को जो अपॉइंट करने वाली सिस्टर थी उस समय, वो सिस्टर जेनेट थी, और उन्होंने, मैंने जब अपनी एप्लीकेशन दी कि भाई मैं नहीं आऊँगा कल से, तो उन्होंने कहा कि एक दिन रुको। अगले दिन वो कहीं बाहर थी, वो अगले दिन आई। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा कि तुम्हारे पिता का सपना पूरा हुआ, तुम चाहो और जाओ उसे पूरा करो, लेकिन अगर तुम यहाँ रह जाते तो इन हजारों सोफियंस का सपना पूरा होता और इन सबके भविष्य बनते। ये बात स्वाभाविक तौर पे कहीं भी कोई मैनेजमेंट का आदमी कहता अपने बच्चों के लिए, और सुनने वाला उसके लिए धन्यवाद देते हुए इस्तीफा दे करके चल देता है। लेकिन ये बात न जाने क्यों मेरे दिल में कहीं गड़ सी गई, और मैंने तय किया कि मैं सोफिया स्कूल अजमेर में ही स्कूल व्याख्याता के रूप में भौतिक विज्ञान का अध्ययन इन बच्चियों को कराता रहूँगा, और इनके भविष्य को संवारने का जो संभव प्रयास है मैं अपना हिस्सा योगदान उसका दूंगा। ये बात मेरे पिता को पसंद नहीं आई, वो खुश नहीं हुए, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से अगर हम तर्कों के आधार पर इसे तोले तो ये पसंद आने लायक बात थी भी नहीं, पर भावनात्मक रूप से मुझे ये बात अच्छी लगी, और उन्होंने फिर, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी, इसका साथ दिया, और मैं तब से सोफिया स्कूल में लगातार पढ़ाते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। डॉक्टर तोमर, निश्चित रूप से दोस्तों आपने सुना कि कितनी एक छोटी सी बात थी, जो आदमी जो छत से उड़ना शुरू करता है और आसमान छूने की कोशिश करने में लग जाता है, उसके लिए ये बात बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे तो किसी भी तरह से आसमान छूना है। लेकिन तोमर साहब ने ऐसा नहीं किया। उनको लगा कि एक सपना मेरी आंखों में है, और एक सपना मेरे उन विद्यार्थियों की आंखों में है जो मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं मेरे पिता की आंखों का सपना था, मैंने उनकी आंखों का सपना पूरा कर लिया। अब मैं मेरी आंखों का सपना स्थानांतरित कर रहा हूँ उन बच्चों में जिनकी आंखों के अंदर मैं सपने देख रहा हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि असली पुरस्कार आपने उसी दिन ले लिया था, और राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जब आपने ये फैसला किया कि आप सरदार शहर नहीं जाएंगे, आप सोफिया स्कूल में ही विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, और मैं आपको सच कहता हूँ कि जितने भी पुरस्कार हैं आपके, ये सारे पुरस्कार उसके नीचे हैं, नींव के पत्थर हैं। आपका जो असली पुरस्कार है वो विद्यार्थी दे रहे हैं, जिनको आप बरसों बरस हर बरस आपसे जो सपने लेकर निकलते हैं बच्चे, वो आपका सपना पूरा करेंगे समाज में जाकर। कोई कहाँ क्या बन रहा होगा, मैं आपसे बात करूँगा। मैडम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरीके से शुरू हुई, आप कहाँ की रहने वाली हैं, यहाँ अजमेर कैसे आ गई? मेरी शिक्षा दीक्षा मथुरा में हुई, और मैं मथुरा की ही रहने वाली हूँ। और मेरे पिताजी एक किसान परिवार से रहे हैं, और हमारा एक मोटर गैराज है मथुरा में, और वहीं मथुरा में रह के हमने पढ़ाई की। और मथुरा में पढ़ते पढ़ते हमने वहीं से पीजी किया और बीएड भी किया। और उसके बाद मेरा 91 में भुसावर विद्यापीठ एक जगह है भरतपुर में जी, वहाँ पर मेरा एडेड पोस्ट पर एज ए व्याख्याता वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, और 4 साल लगभग मैंने वहाँ पर काम किया। वो संस्था वास्तव में मेरे लिए एक नींव का पत्थर थी, क्योंकि मैंने वहाँ से जो सीखा वो मेरे आज तक भी काम आ रहा है। उसके बाद 95 में 93-94 की आरपीएससी से मैं 95 में यहाँ पर आरपीएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन व्याख्याता में हुआ, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेरा पेरेंटल भी है वहाँ, उसमें मेरा व्याख्याता के रूप में जो वालका विद्यालय है वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ मैंने पोस्टिंग ज्वाइन कर ली 95 1 फरवरी को जी, और 95 1 फरवरी तक 6 साल तक मैंने वहाँ सेवाएं अपनी दी।
और जो परीक्षा परिणाम वहाँ पर मेरे द्वारा दिए गए, जो मेरे द्वारा वहाँ कार्य किए गए, तो वहाँ पर एक बहुत ही रिनोन फैमिली है, एक जगवाइन फैमिली के नाम से, जिनकी तेल मिल भी हुआ करती हैं जी। वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने स्कूल में 40 लाख रुपए के करीब काम कराया था। और वो मेरे परीक्षा परिणाम से इतने प्रभावित हुए कि जब मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से भिनाई के लिए हुआ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और तुम इतना अच्छा काम कर रही हो कि मैं तुम्हारा आराम से ये जो ट्रांसफ़र रुकवा सकता हूँ, तुम यहीं रुको। लेकिन मैंने उनसे बड़े मनोहार से कहा कि मेरे छोटे बच्चे हैं और उन छोटे बच्चों के साथ मेरा एक जगह रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से पालन पोषण बच्चों का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ अकेली रह रही थी मैं। और काफ़ी अभी तक मेरा वहाँ नदवई से जुड़ाव है। आज भी मुझे वो कोई भी विद्यालय का फंक्शन होता है तो मुझे बहुत अच्छे से याद भी करते हैं। उसके बाद मैं 95 से 2000 तक मैं नदवई रही। नदवई से फिर मेरा भिनाय ट्रांसफ़र हुआ और भिनाय बालिका विद्यालय में हुआ। वहाँ पर मैंने 3 साल काम किया और वहाँ का सफ़र भी मेरे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी जो नींव थी वो भुसावर विद्यापीठ से ऐसी पकड़ी थी कि मैं कहीं आगे असफलता की तरफ तो बढ़ ही नहीं पाई, कुछ वहाँ से अच्छा ही मैंने करने का सोचा हर विद्यालय में। और 3 साल रहने के बाद वहाँ पर मेरी जो सासू माँ थी उनके कैंसर से पीड़ित हो गई और उस समय हमारे परिवार के सामने थोड़ा सा संकट ये आया कि हम इस व्यवस्था को कैसे संभालें, क्योंकि अप डाउन करना, छोटे बच्चों का साथ और इतनी गंभीर बीमारी के मरीज को संभालना, तो उस दौरान जो हमने झेला वो बहुत मुश्किल था। लेकिन थोड़े ही समय बाद जब उनका इलाज चल ही रहा था तो वहाँ हमने शिक्षा मंत्री जी को अपने आवेदन दिया ट्रांसफ़र के लिए और उसके बिहाफ पर फिर मेरा पुरानी मंडी में जो सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। और निश्चित रूप से ऐसा लगा जैसे कि मैं भुसावर विद्यापीठ जब छोड़ के आई तो मैं यहाँ पर जो पुरानी मंडी स्कूल है सेंट्रल गर्ल्स, ऐसा लगा जैसे पुरानी उसी परंपरा में आ गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम करने को था और बहुत सीखा हमने। और यहाँ मैंने 10-11 साल अपना कार्य किया और कार्य भी ऐसा नहीं था कि चलो चल दिया, नौकरी कर ली, नौकरी तो हो ही जानी है। हर चीज़ को अच्छे से सीखना, हर चीज़ को अच्छे से करना, बच्चियों को आगे बढ़ाना, एक सबसे बड़ा लक्ष्य था कि बच्चियों को आगे बढ़ाना है, उनके लिए कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी करना है लेकिन आगे बढ़ाना है। 2015 में हमारा प्रमोशन हुआ और प्रमोशन हमारे प्रधानाचार्य के रूप में होना था और 2015 जुलाई में नांद है पुष्कर के पास, वहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांद में पहला जो पदस्थापन था प्रिंसिपल के रूप में, वो मेरा वहाँ हुआ। 4 साल मैंने वहाँ कार्य किया। वो बहुत अच्छा मेरे लिए वो भी अनुभव रहा, क्योंकि संस्था प्रधान के रूप में काम करने का मेरा पहला अवसर था। इससे पहले मैंने व्याख्याता के रूप में किया था काम, लेकिन हमेशा संस्था प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम हमेशा किया। कभी ये नहीं सोचा कि ये संस्था प्रधान का काम है तो हमें जो दिया जाएगा उतना ही करेंगे, नहीं, और आगे बढ़ बढ़ के पूछा करते थे। 4 साल वहाँ काम किया तो 4 साल वहाँ काम करने का इतना अच्छा अनुभव हुआ कि वहाँ के जो SDMC के मेंबर थे, गांव के जो प्रबुद्ध जन थे, उन सभी का इतना मुझे सहयोग मिला कि वो हमेशा ये कहते थे कि मैडम ये स्कूल भी यहीं था, हम भी यहीं थे, आपने इस स्कूल विद्यालय को इतना आगे बढ़ाया है कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से मैंने उस विद्यालय में इतना अच्छा काम करने की कोशिश की कि मैंने भामार साहब से बहुत काम कराया, वहाँ बच्चियों को आगे खेलने के लिए हर क्षेत्र में भेजा, जबकि वहाँ के ये मानना था कि बच्चियाँ यहाँ से कहीं नहीं जाती हैं। तो हम एक तरह से ये था कि भी गारंटी लेते हैं, हम अब टीचर को भेजेंगे। मैं खुद जाने को तैयार रहती थी कि किसी भी तरीके से चाहे मुझे जाना पड़े, लेकिन यहाँ बच्चों को आगे ले जाना है, उस गाँव के स्कूल को मुझे आगे अच्छे रूप में प्रदर्शित करना है। तो उस समय इंस्पायर अवार्ड पहली बार वहाँ से बच्चे ने अब अप्लाई किया और वो वहाँ का एक बच्चा जो है बहुत ही अच्छा बच्चा था। बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन इसको साबित करता है कि कौन अच्छा है क्या है। तो इंस्पायर अवार्ड में वहाँ का बच्चा नेशनल अवार्ड तक पहुँचा और अवार्ड में नहीं उसका स्थान प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुझे लगता था कि मैं स्कूल को
कहीं अच्छे शीर्ष स्थान पर उसका नाम दिलवा पाऊँ, वो मेरी मंशा वहाँ पर पूरी हुई। वहाँ रहते रहते ही मैंने कमरों का निर्माण भी कराया भामाशाहों से, कुछ प्रेरणाएं देके, क्योंकि भामाशाह बनना और बनाना दोनों चीज़ों में अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं भामाशाह बनी वहाँ, उसके बाद मैंने प्रेरित किया। तो कहीं कोई प्रॉब्लम वहाँ पर मुझे ऐसी नहीं आई संस्थागत कि मुझे गांव वालों को सहयोग नहीं मिल रहा है, मेरे स्टाफ का सहयोग नहीं मिल रहा है। और उसी का परिणाम था कि मैं 2017 में मुझे ब्लॉक स्तर का वहाँ से परीक्षा उत्कृष्ट कार्य हेतु एक शिक्षक अवार्ड मिला, जो शिक्षा विभाग का ही है। और 2017 में ही मुझे जिला परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। और वहीं रहते रहते ये सौभाग्य की बात थी मेरे लिए कि 2018 में भी मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार जो मिला, वो नांद की ही देन है। नांद के कारण ही मिला मुझे, क्योंकि प्रयास तो उसमें 5 साल के होते हैं, जिसमें सेंट्रल गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन भी शामिल था। कमाल कमाल कमाल, एक लंबी यात्रा आपने तय की। और जैसे आप भरतपुर से निकले, भरतपुर से आप अजमेर आए, अजमेर से बिनाए, बिनाए से आप नांद, नांद से सेंट्रल गर्ल्स स्कूल, और ये सारा घटनाक्रम आपने देखा। मित्रों, आप ये महसूस कर रहे होंगे कि पत्नी भी स्त्री शिक्षा, बच्चियों की, बालिकाओं की शिक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, और पति भी बालिका शिक्षा के लिए समर्पित हैं। आप सोफिया स्कूल में रहे, आप क्योंकि सरकारी इसमें थे इसलिए आप बदलते रहे स्थान, लेकिन आपने तो कहीं स्थान भी नहीं बदला। हर बार जब आपके साथ में बच्चियां आती थीं और फिर बच्चियां पढ़कर निकलती थीं, एक बड़ी बात थी। सोफिया स्कूल प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल लड़कियों का स्कूल है। लड़कियों के स्कूल के अंदर पुरुष अध्यापक का होना अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि चारित्रिक दृष्टि से अगर आप परिपक्व व्यक्ति नहीं हैं, आपका व्यक्तित्व नहीं है, तो आप किसी भी हालत में सोफिया जैसे स्कूल में, सोफिया जैसा स्कूल मैं कह रहा हूँ, जहाँ अंग्रेजी बालिकाएं हैं, आधुनिक विचारों की बालिकाएं, बड़े संपन्न परिवार से आने वाली बच्चियां हैं, ऐसे बच्चों को किस तरीके से संस्कार दिए जाएं कि शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार भी प्रेरित होते रहें, इसके लिए आपने क्या क्या किया? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि पिछले 38 साल, पिछले 8 मिनट के अंदर इस तरह से गुजर गए जिस तरह से कोई पुरानी मोटी बुक को, हम पुरानी अच्छी तरह पढ़ी हुई बुक को पन्ने पन्ने पलटते जाए और सारी याद आ जाए जी। तो पुराने 38 साल सारे आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सोफिया की बात हम करते हैं तो जिस तरह से आपने कहा कि सोफिया एक बालिका विद्यालय है, निश्चित रूप से किसी भी पुरुष अध्यापक का वह चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होना सबसे पहली आवश्यकता है। मैं इतना ही नहीं कहूँगा, चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होना, वैज्ञानिक आधार पर एक व्यवस्थित मस्तिष्क का होना, विषय में पारंगतता होना और संप्रेषण कौशल की कला में निपुण होना, ये समस्त ऐसे गुण हैं जो कहीं पर भी किसी भी अध्यापक को श्रेष्ठ बनाने में कार्य करते हैं। जी। मैं जब सोफिया स्कूल में लगा नौकरी पर तो मैं अविवाहित था, सिर्फ 23 साल की मेरी आयु थी। और 23 साल की आयु में जब मैं लगा और मेरे से पढ़ने वाली बच्चियों की आयु लगभग 18 वर्ष थी, क्योंकि 12th क्लास में जब बच्चियां होती है तो वो 17 से 18 साल की होती है, लेकिन मुझे सदैव ही उसमें अपनी बेटियां नजर आई। मेरा स्नेह, मेरा समझाना, मेरा डांटना जैसा उस दिन था वैसा ही मुझसे पढ़ने वाली बच्चियां जानती हैं, आज भी है। और उसी तरीके से अपनी बेटियों को मैं उसमें ढूंढता रहा और इत्तेफाक से मेरा सौभाग्य कहूँ कि उन्हीं में से 2 बेटियां मेरी जाई भी निकले आई। वाह। और वो भी वहाँ पढ़ के वहाँ से निकली, तो जैसी वो सारी हैं ऐसी ही वो 2 हैं। मेरे लिए इन बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं रहा। अब बात यह है कि सर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो अध्यापक एक टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, शिक्षण एक कला है लेकिन विज्ञान भी है। विज्ञान तब जब आप विषय वस्तु की पारंगतता में शामिल होते हैं, और कला तब जब आप संप्रेषण कौशल में पारंगत होते हैं। जब तक ये दोनों का मेल नहीं होता, चाहे विषय सामाजिक विज्ञान क्यों ना हो, लेकिन आर्ट एज वेल एज साइंस, संगतता जिसे कंटिन्यूटी कहते हैं, वह विषय वस्तु में होनी ही चाहिए। अध्यापक आकर्षक होगा अपने फिजिकल स्वरूप से नहीं, अपने विषय ज्ञान के आधार पर। तो उसकी जो कथा वस्तु है, जो कथानक है,
जो अध्यापक क्लास में लेकर रोज जाता है वो जितना आकर्षक होगा, बच्चे आपके प्रति उतना ही अधिक सम्मान महसूस करने वाले होंगे। तो उसके और ज्ञान सिर्फ होना काफ़ी नहीं होता। एक बार आइंस्टीन ने कहा ही है कि मैं बहुत अच्छा वैज्ञानिक हूँ लेकिन मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। तो मूल बात ये नहीं है कि आप कितना ज्ञान रखते हैं, मूल बात यह है आप उसको संप्रेषित किस प्रकार से करते हैं। और गुरुओं की कसौटी इसी आधार पर कसी जाती है, चाहे त्रेता युग हो, सतयुग हो या वर्तमान। आज भी कौन गुरु कितनी अच्छी तरीके से अपने बच्चों से तालमेल बैठाता है, विषय की सुगंधता फैलाता है और तर्कसंगत तरीके से बच्चों को एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक ले जाता है। तो इस बात में मैंने कोशिश करी और मैं आप सभी को ये कहते हुए हर्ष है कि मैं इसमें पार पाता गया। तोमर साहब, एक बात बीच में मैं काट कर पूछना चाहूँगा आपसे। होता क्या है कि आजकल बच्चे ये नहीं देखते कि अध्यापक क्या कहते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि अध्यापक क्या करते हैं। बड़े क्या कह रहे हैं ये नहीं, क्या करते हैं। तो आपने इस दिशा में किस तरीके से, मैं दोनों से ये सवाल करूंगा, आपसे भी करूंगा, आपसे पहले आपसे कर रहा हूं कि आपने ये कैसे ध्यान रखा कि बच्चे आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को, आपके बोलने को, आपकी कथनी करने के अंतर को ये देख रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार करते रहे? 2000 मैं स्वभाव से एक लेखक भी हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ। 2007 में मैंने कविता लिखी, उसकी कुछ लाइनें ये हैं कि छात्र अपने अध्यापक से कह रहा है, मेरे संस्कार पारिवारिक कैसे भी हो जाने दीजिए, मैं आपसे मिले संस्कारों को जीना चाहता हूं। मैं कुछ बनूं न बनूं पर मैं आपकी बताई राह पर चलना चाहता हूं। आप मुझे रास्ता बताइए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप मशाल जलाइए, मैं आगे निकल जाऊंगा। तो मैं तो ये शुरू से मानता हूं कि बच्चे हमें पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। हम किस विषय, अक्सर मैं अपने बच्चों से, जब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऐसा नहीं, ऐसा होगा और हम ये करेंगे, तब मैं उनसे कहता हूं तुम हम लोगों से ये भी तो सीख रहे हो कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो जरूर ध्यान रखना। वो अगर तुमने सिर्फ उतना भी ध्यान रखा तो तुम श्रेष्ठ नागरिक बनने की ओर आगे बढ़ रहा हो। यही सवाल आपसे कि ऐसी चुनौतियां जब आई, जब आपको अपने करनी और कथनी के अंतर को लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाना, आप उन बच्चियों को वो बनाना चाहती थी जो आप बनी या जो आप बनना चाहती हैं। उन बच्चियों को कई चीज़ें ऐसी आप अब यहाँ तक आई हैं, हो सकता है आपकी आंखों में अभी भी एक ऐसा सपना हो कि मैं ऐसी अध्यापिका बनूं, मेरे अंदर ये चीज़ें हों, मैं उपलब्धियों के इस आसमान को छू लूँ। तो ऐसी आप अपने बच्चियों को बनाना चाहते, तो बच्चियाँ आप में क्या क्या देखती थी और कैसे आपसे प्रभावित होती थी? बच्चियाँ जब देखती थी तो सबसे पहला यही है कि मेरा एक ये था कि मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में कभी भी मंच को नहीं छोड़ा। कोई भी प्रोग्राम होता था मैं हमेशा उसमें सहभागिता अपनी रखती थी। और वही मैंने अध्यापक बनने के बाद भी यही था कि मैं हमेशा मंच पर भी हमारा कोई ना कोई प्रदर्शन, एक शिक्षक दिवस पर होता था या किसी भी कारण से तो हमारा होता था, उससे बच्चे बहुत इंस्पायर होते थे। बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनके साथ जुटना पड़ता है, उनको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है, उनके अभिभावकों से संपर्क करना पड़ता है और हमें वो कुछ करना होता है जो बच्चे चाह रहे होते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से टैकल करना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बच्चा किस काम को कर सकता है या नहीं करने की इच्छा है तो क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ऐसे परेशान हो जाते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, हमें पढ़ना नहीं है। तो हम उसको काफ़ी समझाने के बाद, मोटिवेट करने के बाद उस रास्ते पर ले आते हैं कि नहीं। और आज भी कुछ ऐसे हैं कि बच्चे इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमें मैडम ने जो सिखाया वो बहुत अच्छा है। यही नांद का वाकया है कि जब मैं एक राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए बच्चे को राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड के लिए जब मैं वहाँ भेज रही थी इंस्पायर अवार्ड में, तो वो बच्चा बार बार कह रहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा। अब घर वाले तो ये कह रहे हैं कि मैडम आप भेजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन मेरे सामने एक भय, एक द्वंद्व था कि ये बच्चा बिना इच्छा के जा रहा है स्वयं की,
घर वाले सारे इंतजार उसमें है कि हमारा बच्चा जाना चाहिए, हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को भेज दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक भय भी था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए या कोई कारण बन जाए जिससे कि ये मेरे ऊपर आक्षेप ना आ जाए कि भाई मैं मैडम जाना नहीं चाहता था लेकिन आपने भेजा। लेकिन जब वो बच्चा लौट के आया तो निश्चित रूप से वो मेरे गले लग के मिला कि मैडम आपने मुझे इतना प्रेरित किया, मैं बहुत डर रहा था और मैं आगे बढ़ा। तो वो आज भी आंसू आ जाते हैं आंखों में कि मैंने किस तरीके से उस बच्चे को आगे बढ़ाया और किस तरीके से उसके माँ बाप आज भी मुझे एक प्रेरक के रूप में याद करते हैं कि आप पहली एक प्रिंसिपल नान में ऐसी आई जो कि बच्चों को आगे बढ़ाती रही। तोमर साहब, एक बात तो महसूस कर रहा हूँ मैं आपसे बात करते हुए दोनों से कि लड़कियाँ आपके सामने भी हैं, लड़कियाँ इनके सामने भी रहीं, लेकिन गांव वालों की लड़कियाँ, ग्रामीण परिवेश की लड़कियाँ और शहरी परिवेश की लड़कियाँ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि आपको अभिभावकों को ज़्यादा ज्ञान नहीं देना पड़ता, इनको तो अभिभावकों को भी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपकी बच्ची को, मैं हॉकी के अंदर प्लेयर है, उसको हम वहाँ राष्ट्रीय लेवल पे ले जा रहे हैं, तो उनकी जो घर वाले हैं उनको काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। बच्ची तो तैयार है बेचारी वो तो, लेकिन उनके घर वाले, तो आपको ये दिक्कत आती रही होगी बिल्कुल बचपन से, जब से आपने देखा कि जब, अच्छा फिर बच्चियाँ, जब आप हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो बच्चियाँ लगभग ऐसी उम्र के उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं जहां आपको अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, हाँ। है ना। और आपने किस तरीके से ये पूरा वो सफर तय कर लिया? अतिरिक्त सावधानियां बरतने के साथ साथ ये था कि उन बच्चों, उनके पेरेंट्स को एश्योर करना होता है कि जिम्मेदारी हमारी और आप भी उसमें सहयोग करें जी, क्योंकि आपका सहयोग भी हमारे लिए जरूरी होगा। कि कई बार ऐसा भी होता था कि भी एक पुरुष अध्यापक ही विद्यालय में है, महिलाएं नहीं है, तो कई हमें उनके परिजनों को भी साथ भेजना होता था कि भी आप एक बार जाएं इनके साथ, और बाकी हम जो भी आपका खर्चा भी है, कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन समर्थ नहीं होता उनका कि भी खर्च कर पाए, तो हमने काफ़ी संसाधन उनको उपलब्ध कराए और कोशिश की कि किसी भी क्षेत्र में कारण ऐसा नहीं बने कि बच्चे किसी भी अभाव के कारण, बच्चियां हों या बच्चे गांव के, कि जहाँ भी मेरा पोस्टिंग हुआ अभी वहाँ पर मैं कोएड स्कूल में ही रही, तो बच्चे और बच्चियां दोनों ही होते थे वहाँ। तो हम प्रयास यही करते थे कि बच्चे आगे बढ़ें जिससे उनकी झिझक खुले, क्योंकि हर आगे अगर बच्चे नौकरी में जाते हैं तो जो भी वो गतिविधि करते हैं, जो भी किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, जो प्रमाण पत्र मिलता है तो उनके वास्तव में बाद में काम आता है। बिल्कुल निश्चित रूप से काम आता है। मैं अब एक इस बात को थोड़ा ट्विस्ट करना चाहूँगा। तोमर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक बात कही, ये कही कि भामाशाह इकट्ठा करने से कि पहले भामाशाह होना बहुत ज़रूरी है, और आप भामाशाह बनी। और आज जो आपको समझ, दोस्तों मैं एक जानकारी और दे दूं कि आज 26 जनवरी है और आज 26 जनवरी को ये कार्यक्रम हम शूट कर रहे हैं। प्रदर्शित ये जब होगा तो हो सकता है 27-28 तक पहुंच जाए, लेकिन 26 जनवरी को हम ये शूट कर रहे हैं कार्यक्रम। और आज के दिन दोनों को सम्मानित किया गया है जिला स्तर पर। मैडम को इसलिए सम्मानित किया गया है कि इन्होंने अब राज्य स्तर पर जब इनको पुरस्कार मिला था तो इनको पुरस्कार की जो राशि मिली थी उस राशि के साथ में इन्होंने अपनी राशि जोड़कर और स्कूल के संवर्धन के अंदर काम किया। उस घटना को बताइएगा जरा। 2018 में मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ जब मैं नान में ही प्रधानाचार्य थी, और जो आयोजन था वो राजस्थान का मुझे लग रहा है शायद सबसे बड़ा आयोजन था उस समय का। आयोजन तो हमेशा ही बड़ा होता है। अमरूदों के बाग में जयपुर में ये आयोजन किया गया, तो हम लोग बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे कि हमेशा तो बिरला ऑडिटोरियम में हो जाता था, लेकिन अमरूदों के बाग जैसे, और हजारों की संख्या में वहाँ मौजूद थे लोग। तो ऐसी स्थिति में उस समारोह में हमें वो पुरस्कार मिला। तो पुरस्कार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेट होता है, ताम्रपत्र होता है, शॉल होती है, लेकिन उसमें एक 21,000 का चेक भी था जो कि संबंधित के ही लिए होता है। मैंने उसी समय ये सोचा था, या सोचा नहीं कहूँ, मैं ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ये जो राशि है, इस राशि को मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए किसी रूप में खर्च नहीं करूँगी। मुझे जहाँ भी ऐसा लगेगा कि मेरे विद्यालय में कोई कमी आ रही है तो मैं इस जो राशि है उसका उपयोग उसके लिए कर दूंगी। तो वर्तमान में मैं यहाँ मंगलचंद सकलेचा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मिर्शाली में, वहाँ मैं पिछले साल मैंने देखा कि पिछले साल ही मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी कि यहाँ थोड़ा सा अभाव है। तो मैंने यही सोचा कि ये अच्छी जगह है, अब मुझे इस काम को कर देना चाहिए। 21,000 रुपये में 21 सेट तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैंने अपने साथ में राशि मिलाई
तो बच्चों के लिए 21 सेट मैंने स्टूल और टेबल के दिए, और क्योंकि 21,000 में पर्याप्त नहीं था। और साथ में ही मैंने एक काम और किया कि क्योंकि हमारे चौकीदार नहीं होता था, बात आज के चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में एक बार फिर आपका स्वागत। हम बात कर रहे थे स्त्री शिक्षा, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तोमर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपसे भी पूछूंगा, वही सवाल है दोनों का, और बल्कि कॉमन है, कि जब आप दूसरी बच्चियों की आंखों का सपना पूरा करने में दोनों लगे हुए थे, पूरी यात्रा आपने तय की, तब आपके घर पर भी कुछ आंखें सपने पाल रही थीं। क्या उन आंखों के सपनों के साथ आपने कोई कुठाराघात तो नहीं किया, कहीं पक्षपात तो नहीं कि आपने अपनी हस्बैंड वाइफ दोनों की दोनों हैं, दोनों सेवाओं में दोनों सेवाएं कर रहे हैं, दोनों को स्कूल से जाना पड़ता है, सुबह आप भी नौकरी पर चली जाती हैं, आप भी चले जाते हैं, पीछे से आपके बच्चों की ज़िंदगी को संभालने, संवारने, संवर्धन करने, उसकी जो चुनौतियाँ थी वो आपने कैसे पूरी की? पहले आपसे सवाल। तो मुझसे ये सवाल बड़ा ही यक्ष प्रश्न था। जब हम दोनों व्यवसाय में थे और हम दोनों को सुबह सुबह 7 बजे तैयार होकर चलना था, छोटे बच्चे थे। मेरी 2 बेटियां हैं, जो पहली बड़ी बेटियां हैं, बाद में तीसरा छोटा एक बेटा है। दोनों बेटियों के साथ से सौभाग्य रहा, जब ये नदवई में ही पोस्टेड थी, मेरी बड़ी बेटी पैदा होकर के मेरे पास आकर रहने लगी थी, और एक कंगारू की तरह से मैं उसे जहां जाता अपने स्कूटर पे लिए जाता, सारा दिन रात वो मेरे साथ रहती। तो मेरे साथ भी प्रतिबंध थे कि मैं कितनी देर बाहर रह सकता था। तो प्ले स्कूल में उसका एडमिशन था, मैं स्कूल से आके उसे लेता, उसके बाद मेरी अपनी सीमा है, उसे खाना खिलाऊं, उसे तैयार करूं, उसे लेकर के कहीं जाना भी है तो वो साथ होगी जरूर, उस तरह के प्रतिबंध रहे। फिर वो सोफिया स्कूल में उसका एडमिशन भी हो गया, ये तब तक भी स्थानांतरण ना हुआ। अब वो मेरे साथ सोफिया जाती, सोफिया से वापस आ जाती, तब मेरे साथ ही रहती। मेरी छोटी बेटी पैदा हो गई, ये तब भी नदवई में ही थी। अब वो छोटी बेटी पैदा होकर के मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे, वो वहां रहने लगी, क्योंकि इसे नौकरी जाना था, संभालने वाला कोई था नहीं। तो अब छोटी बेटी जब लगभग 2 वर्ष की हो गई, तब इसका ट्रांसफर अजमेर में 2001 में हुआ। उसके पश्चात इसका ट्रांसफर अजमेर में जब हम रहते थे तो इसका भिनाय हुआ। भिनाय का मतलब था सुबह 5 बजे वाली बस से बस स्टैंड से रवाना होती थी, मैं 4:45 घर से निकलकर इसे छोड़ने चल देता था। उससे पहले ये हमारे सबका नाश्ता, बच्चों का टिफिन बना करके इसे जाना था, तो ये रात में 3 बजे उठ जाती। ऐसे समय में जब ये 3 बजे उठती तो ये रात के 9 बजे सोना भी पड़ता। 9 बजे सोने का मतलब कि हमारे घर का पूरा माहौल ऐसा हो जाता रात के 9 बजे बाद कि भाई सुई भी गिरे तो डिस्टर्बेंस माना जाए। एक अजीब द्वंद्व था। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि अपने घर में कैसे सामंजस्य बैठाला। दोनों सर्विस वाले थे और दोनों इस बात के मूल्य को समझते थे कि सेवा को पूरी तीक्ष्णता से करना है तो पूरी गंभीरता से लेना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे के साथ सहयोगी की भूमिका निभाते, और इसी भूमिका में हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाते देखते हुए हमारे बच्चे भी हमारा साथ निभाने लगे। अब जब मेरा ये दोनों बेटियां तो अब बड़ी होने लगी और मेरे साथ जाती थी। जब मेरा बेटा छोटा था तो जब वो पहली बार LKG में स्कूल गया तो हमने हमारे घर से लगभग 100 कदम पर ही उसका विद्यालय था। सेंट स्टीफेंस स्कूल में वो पढ़ा है और मैं उसके सामने ही रहता हूँ। लेकिन मैंने उसकी वैन लगाई क्योंकि हम लोग सुबह 7:30 बजे निकल जाते थे और उसे 9 बजे जाना होता था। तो उस रास्ते पे वो 3-3.5 साल का बच्चा कहीं किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए तो वो 100 कदम के लिए उसे वैन स्कूल से लेके जाती। लेकिन स्कूल से वैन 12 बजे करीब उसे वापस भी तो ले आती थी। हम लोग तो 2 बजे आते थे। तो वो 2 घंटे स्कूल के घर के गेट के अंदर बाहर बाउंड्री पे खेलता रहता और ताले लगे रहते। वो घुस भी नहीं सकता था, कपड़े बदल नहीं सकता था। LKG में, नर्सरी से LKG में जब वो आया तो उसने खुद नहाना सीख लिया था, खुद तैयार होना सीख लिया था और उसने मुझसे कहा, पापा आप मुझे घर का लॉक लगाना और सिखा दो और मुझे एक चाबी दे दो। और LKG के बच्चे को हमने चाबी दे दी थी। वो अपने आप हमारे बाद हम 7:30 जब चले जाते तो वो 9 बजे लॉक लगा के जाता था।
वो 1-1:30 बजे जब आ जाता था हमसे पहले आकर के लॉक खोल के कपड़े वपड़े चेंज करके अपने हैंगर पे टांग के तैयार मिलता था, क्योंकि उसे पता था उसे सुबह कोई तैयार करने का उसके लिए समय निकालने वाला नहीं है, उसका बस्ता पकड़ के उसकी उंगली पकड़ के कोई स्कूल छोड़ने वाला नहीं है। इन बच्चों ने बहुत सहयोग दिया है और उसी कारण शायद हम दोनों इस तीव्रता से ये काम कर पाए, गंभीरता से। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपसे भी अगर ये सवाल पूछूंगा तो आप भी यही जवाब देंगे, इसलिए ये जवाब तो अब बिल्कुल कॉमन जवाब है। दोस्तों, देखा आपने कि मतलब आदमी इतनी महान जो था वो इस तरह से महान नहीं बनता, उसकी महानता के पीछे उसके त्याग होते हैं, उसकी तपस्या होती है, और सतत तपस्या जब वो समाज को कुछ दे रहा होता है तो वो अपने यहाँ अपने हिस्से में से भी कुछ कटौती करके दे रहा होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से आपकी उपलब्धियाँ थी जिससे आपको राष्ट्रीय अवार्ड मिला? मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये था कि अजमेर में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय या वर्तमान का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में एक पुष्कर रोड पर स्थित है, एक साइड में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गुरुकुल है ऐसे लोगों का जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तब से लेकर आज तक, अर्थात मेरे विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक, 1993 से लेकर 2023 जो अब तक गुजरा है, पिछले इन सालों में मैं क्षेत्रीय अपने इंस्टीट्यूट से निरंतर सदैव जुड़ा रहा हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि इंस्टीट्यूट ने भी मुझे अपने साथ जोड़े रखा है। इंस्टीट्यूट में अच्छा, जिस तरह से कई बार मेरे कुछ नए जानने वाले दोस्त पूछ लेते हैं कि यार तुम गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए, तुम किसी यार कहीं भी जा सकते थे। मेरा नाम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनर बोर्ड पर, उसके सेंट्रल हॉल में लगे हुए बोर्ड पर टंगा हुआ है। मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बावजूद मैंने, जैसा पूर्व में बता दिया कि मैंने अपना स्थान सरकारी सेवा में क्यों नहीं सुनिश्चित किया, बात यह है कि लेकिन मैं यहाँ रहने के कारण रीजनल इंस्टीट्यूट के कवर में रहा तो मुझे अनेकों शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन बनने का सौभाग्य मिला। मैंने NCERT के लिए विज्ञान विषय पर 7 किताबें शिक्षकों के लिए लिखी। वाह। मैंने कक्षा 12 के फिजिक्स विषय पर NCERT के लिए टीचरों के लिए एक टीचर्स हेल्प बुक लिखी जी। और इन सब का जो सौभाग्य था, ये 7 किताबें, मैं विद्यार्थी जीवन से एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन था, मैं कॉलेज फुटबॉल टीम का, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के भी फुटबॉल टीम का कैप्टन था, और यहाँ तक कि मैसूर में जब मैं पढ़ा तो वहाँ की भी फुटबॉल टीम का कैप्टन मैं था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी फुटबॉल अच्छी खासी आती थी। तो खिलाड़ी रहा तो जीवन में खेल भी आदमी को जीने का सलीका देने में बहुत भूमिका निभाते हैं। मैं इसके अलावा ऑल राजस्थान डिबेट कंपटीशन में 2 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। उदयपुर में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, ये सन 88 और 89 की बातें हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों ने आत्मविश्वास को बढ़ाया। किताबों का लिखना बाद में हुआ, लेकिन विद्यार्थी जीवन में वाद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर विजेता होना पहले हुआ। कविताओं का लेखन का शौक बचपन से था। मेरी पहली कविता जब मैंने लिखी, मेरी 10वीं क्लास में कुछ नंबर कम आ गए थे, और जब मैंने लिखा तो पहली बार जब मैंने कुछ भी लिखा, मैं अपने पिता के बहुत नज़दीक था और वो बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। तो मैंने लिखा कि आश की लौ भी आज बुझ सी गई है, गमों से जीने घबराना छोड़ दिया, जिसे देख जिंदगी भी आज बुझ सी गई है। 2-3 दिन लिखने के बाद घुमड़ उमड़ हुई। मैं अपने पिता के पास गया, उन्हें दिखाया कि पापा मैंने ये लिखा है। उन्होंने कहा जिस दिन ये लिख ले कि आश की लौ आज फिर से झिलमिलाई है, उस दिन दोबारा मेरे पास आना। और निश्चित रूप से थोड़े दिन के बाद फिर से परीक्षाएं हुई और फिर से लौ झिलमिलाई और मैं फिर गया। तो मेरे पिता ने कहा कि जिंदगी हमेशा मुस्कुराती है, ये तुम्हारा अंतर्मन है कि तुम उसके साथ मुस्कुराहट ढूंढते हो या तुम निराशा, इसलिए हमेशा मुस्कुराहट ढूंढो। ये सौभाग्य रहा। इधर ये हुआ कि जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था और रीजनल कॉलेज के पास एक प्रोजेक्ट आया, क्योंकि ये 20वीं सदी के अंतिम दशक था और उस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। और उस समय एक समय ऐसा आया 1997-98 के दौर में कि साल भर में 3 महीने ही मुश्किल से जम्मू कश्मीर में स्कूल खुले। तो केंद्र सरकार के पास राज्यपाल ने ऑर्डर किया कि भाई अपने सिलेबस को रिवाइज करिए, और सिलेबस को रिवाइज करके इस तरह से सिलेबस को बनाइए कि उसका मूल तत्व भी बना रहे और बच्चों की इस स्कूल न खुलने की समस्या को ध्यान में रखते हुए सिलेबस संकुचित भी किया जाए।
तो मुझे भी उसमें फिजिक्स के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया और मैंने जम्मू कश्मीर के सिलेबस को रिवाइज करने का काम उस साल के लिए किया। ये सौभाग्य था, अनेकों किताबें लिखने का मिला, अनेकों सेमिनारों का भाग लेने का रिसोर्स पर्सन के रूप में मिला। इसके अलावा जब राजस्थान गवर्नमेंट ने सीबीएसई के सिलेबस को अडॉप्ट किया, एनसीईआरटी के पैटर्न को अडॉप्ट किया, तो राजस्थान बोर्ड के ने मुझे अंगीकृत किया और ये कहा कि भाई हमारे लेक्चरर्स को सभी को प्रायोगिक परीक्षाएं कैसे कराएं और प्रयोगशालाओं में प्रयोग कैसे कराएं, सीबीएसई के प्रयोग, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में चलने वाले प्रयोगों से अलग थे। तो उसकी ट्रेनिंग मुझे टीटी कॉलेज जो अजमेर में है वहाँ पर मुझे रखा गया और मैं विद्यालय समय के उपरांत के समय में, मतलब 2:30 से 5 बजे के बीच में महीनों तक मैंने टीटी कॉलेज में यहाँ के राजस्थान के व्याख्याताओं को उस कोर्स को कैसे अंगीकृत किया जाए इसकी ट्रेनिंग दी। तो ये सौभाग्य सारा तब मिला जब मेरे पिता ने मुझे एक मूल मंत्र दिया। जब मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे एक शिक्षक बनना है, उस दौर में भी जब मैं 12वीं कर रहा था तब भी माता पिताओं का सपना था कि उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। और जब मैंने कहा कि मुझे शिक्षक बनना है तो मेरे पिता ने मुझे टटोल लेना चाहा कि जो ये कह रहा है भावावेश में सिर्फ अपने पिता को रोल मॉडल समझता है इसलिए कह रहा है, या ये किसी लायक नहीं है इसलिए कह रहा है, या ये कहीं भावावेश में है। तो जब उन्होंने टटोला मुझे और उन्होंने पाया कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं तो मुझे बुलाकर एक दिन उन्होंने बैठाला और मुझसे एक बात कही। उन्होंने मुझसे कहा, अगर शिक्षक बनना एक उद्देश्य है जीवन का तो ध्यान रख, हमेशा सिर्फ क्लास में पढ़ाना। घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक चोर हो जाता है, क्योंकि घर में अच्छा पढ़ाकर ही वो क्लास के बच्चों को घर तक लेकर आ पाता है। तो मेरी राय है कि अगर तुझे टीचर बनना है और तेरा टीचर बनना उद्देश्य है तो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। मैं ये बात करीब 1985-84 की दौर की होगी, लेकिन मैं 1994 में जब 93 में जब टीचर बना मैंने इसे गांठ बांध लिया। मैंने आज तक अपने मेरे 3 बच्चियां हैं, 2 बेटे और 1 बेटा, 2 बेटी और 1 बेटा, इसमें से भी किसी को कभी घर पर कुछ नहीं पढ़ाया है। मैंने यही कहा है कि क्लास में पढ़ लेना, और बेटे को तो क्लास में पढ़ने का भी मौका नहीं था क्योंकि वो स्टीफन में था। मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने जो कुछ भी आज तक पढ़ाया वो अपनी क्लास में खड़े होकर पढ़ाया। तोमर साहब बहुत बड़ी बात करी। मैडम मैं भी संक्षिप्त में चाहूँगा कि आप संक्षिप्त में बताएं कि आपकी उपलब्धियां क्या क्या रही और किस लिए आपको राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला। राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए शिक्षा विभाग के मापदंड है कुछ, उसमें भामाशाह का एक कॉलम होता है, और मैं 2015 में भी मैंने इसके लिए अप्लाई किया था जब मैं सेंट्रल गर्ल्स में व्याख्याता थी, और ये था कि मैं वहाँ पर उसमें चयन नहीं हो पाया तो मैं फिर वो मंडल स्तर तक ही रह गया। ये रहता है कि भाई अगर कोई राज्य स्तर पर नहीं होता तो उसको फिर मंडल स्तर पर ले लिया जाता है। तो इसमें भामाशाह का रोल होता है, हम अपने स्वयं प्रेरक बने या हम कुछ कराएं, अपने तरफ से भी कर सकते हैं, तो प्रेरणा से भी काम हो रहा है। दूसरा है इसमें परीक्षा परिणाम, जो हम बच्चों का हमारे पढ़ाने के प्रांत जो आता है, परीक्षा परिणाम के अंक होते हैं, इसमें हर क्षेत्र हर पॉइंट के नंबर होते हैं। भामाशाह का नंबर हो गया, परीक्षा परिणाम के नंबर हो गए, स्वयं की योग्यताओं के नंबर हैं उसमें, और उसके बाद वार्ताएं, लेख हमने कोई लिखा है तो उस लेख के नंबर होते हैं कि किस स्तर का लेख है, स्टेट लेवल का है, जिला स्तर का है। तो मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैंने बोर्ड जनरल में भी कई बार अपना लेख प्रस्तुत किया, वो वहाँ पर मेरा छपा भी। शिविरा पंचांग जो बीकानेर से निकाला जाता है उसमें भी मेरा लेख लगा छपा, और उसी के साथ ही एक वहाँ पर अपना शिक्षक करके एक बुकलेट निकलती है, उसमें मेरा एक लेख निकला। और वार्ताएं भी होती हैं उसमें। वार्ताएं जैसे हम वाकपीठ वगैरह में जाते हैं तो वाकपीठ का जो वार्ता है उसका भी उसके अंक होते हैं, हम विद्यालय स्तर पर जो वार्ताएं देते हैं उसके भी अंक होते हैं। तो ये मिला जुला एक फॉर्मेट है जिसमें सारी चीज़ों को समाहित किया जाता है और उसके हर चीज़ के अंक होते हैं। तो ये मेरा सफ़र रहा है कि मैंने हर क्षेत्र में अपना अच्छा करने की कोशिश की, और इसलिए मुझे इस कार्य के लिए चुना गया। मित्रों, आप सुन रहे थे अभी तक कि किस तरीके से सुधीर तोमर साहब और मुकेश तोमर जो इनकी पत्नी हैं, इन्होंने आपको बताया कि इनकी पूरी यात्रा कैसे रही।
पुरस्कार वो नहीं जो राष्ट्र ने दिया, पुरस्कार वो भी नहीं जो इनके सर्टिफिकेटों के रूप में इनकी शोभा बढ़ा रहा है, पुरस्कार वो भी नहीं जो इनकी तस्वीरें राष्ट्रपति या बड़े महान लोगों के साथ हैं। पुरस्कार वो है जिन बच्चियों को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, संस्कार दिए और आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं और वो जहाँ भी जाती हैं वो हमेशा श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर ये कहती हैं कि ये हमारे गुरु हैं। हाँ, अगर हमें गुरु सुधीर तोमर नहीं मिले हुए होते, यदि हमें मुकेश तोमर नहीं मिली होती तो शायद हमारी ज़िंदगी ये नहीं होती। मैं इन दोनों अध्यापकों को नमन करता हूँ, इन शिक्षकों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ठानिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ठानिए, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं ठानिए, लेकिन अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर तोमर साहब जैसे बनिए या मैडम जैसे बनिए, और अदरवाइज़ आप जो बनना चाहते हैं वो बनिए। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।